तो इधर हम जो है समझते हैं राइट शेयर्स का वैल्यूएशन। सो राइट शेयर की वैल्यूएशन के इस पर हम जो है क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो इसमें स्टार्ट ये से करता है कि भाई फंड जब हम रेस करते हैं तो पब्लिक इशू से रेस कर सकते हैं, राइट इशू से रेस कर सकते हैं। राइट इशू से रेस करेंगे तो खर्चे बच जाएंगे, ओनरशिप स्ट्रक्चर वो स्कैटर्ड नहीं होगा, क्योंकि हम पब्लिक में इशू करेंगे तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, कुछ नए लोग भी खरीदेंगे, तो ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है स्कैटर्ड हो जाएगा। राइट इशू में उन्हीं लोगों को मिल जाता है तो ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है स्कैटर्ड नहीं होता। राइट शेयर के वैल्यूएशन के लिए हमको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि भाई हमको जो है एग्जांपल हम एक बार देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट डे रिवीजन है तो मैं बहुत कट टू कट चलूँगा इसमें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक रिवीजन देखना हो तो आप इसके जो है पर्टिकुलर कंसेप्ट वीडियो बनाया था वो भी आप देख सकते हैं। देखो नंबर ऑफ शेयर है तुम्हारे जैसे 10,000, मार्केट प्राइस है तुम्हारा 40। अब राइट इशू कर रहे हैं 1:4, तो ऑब्वियस सी बात है राइट इशू हो जाएंगे 250, ठीक है। राइट इशू 250, ठीक है, 1:4। और राइट इशू एट 30, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट इशू मतलब कि हम राइट दे रहे हैं कि भैया तुम खरीद लो, हम बाद में इशू कर रहे हैं, इससे पहले तुम खरीद लो। ये कंपनी ऐसे केस में सामने वाला तभी खरीदेगा कंपनी से जब कंपनी कुछ सस्ते में दे रही होगी राइट शेयर्स को। तो हाँ, राइट शेयर को तो सस्ते में दे रही है, 30 रुपये में दे रही है राइट को। अब राइट इशू इज़ चीपर, बट 10 रुपये थोड़ी ना है राइट इशू। अब देखो तुमको लग रहा है सस्ता है, पर ये 10 रुपये थोड़ी ना है राइट इशू की वैल्यू, ठीक है। बिकॉज आफ्टर राइट इशू, क्योंकि राइट इशू के बाद शेयर की प्राइस कम हो जाती है। तुमको राइट इशू सस्ता दे दिया तो तुम क्या बोलोगे कि अच्छा हाँ यार राइट इशू कितना अच्छा है, बढ़िया है यार, राइट इशू की वैल्यू 10 है। राइट इशू की वैल्यू 10 है क्योंकि हमको 30 रुपये तो ले ही रहे, 40 का 10 कर रहे हैं तो 10 रुपये नहीं। राइट इशू करने का शेयर की बाद में एक्स राइट वैल्यू कम हो जाती है, तो हमको वो सब भी कैटर करना पड़ता है। और वैल्यू इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यार शेयर में से राइट इशू चले गया, ठीक है। एक बार राइट इशू निकल गया तो किसी एसेट में से बेनिफिट निकल जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं बचती है। किसी शेयर में से राइट इशू निकल गया तो बेनिफिट नहीं बचता। एक और तरीका है कि भैया सप्लाई बढ़ गया, तो जब सप्लाई बढ़ गया है तो वो भी शेयर प्राइस कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम समझते हैं कि कैसे निकालते हैं बाद एक्स राइट वैल्यू, कैसे निकालते हैं राइट के जाने के बाद वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो समझो मार्केट प्राइस बिफोर राइट एंड नंबर ऑफ शेयर, मतलब कि वही है कि यार 10,000 इंटू 40 बिफोर मार्केट शेयर जो है बिफोर राइट इंटू नंबर ऑफ मार्केट प्राइस बिफोर राइट इंटू नंबर ऑफ शेयर, 10,000 इंटू 40। साथ ही साथ अब जो है राइट इशू प्राइस और नंबर ऑफ राइट शेयर, तो राइट इशू कर रहे हैं और नंबर ऑफ जो है राइट शेयर कर रहे हैं। तो राइट इशू कितना है, क्या देखो मैंने 250 राइट इशू करे और 30 पे लोगों को दिए, ठीक है। तो एक तो हो गया 40,000, 10,000 इंटू 1,000 ले लेते इधर, ठीक है। तो 1,000 इंटू 40 ये हो गया हमारा 40,000। और देखा जाए तो राइट शेयर में 250 इंटू 30 ये हो गया हमारा 7,500, मतलब कि 47,500 ये राइट इशू से प्रोसीड्स आ रहे हैं, ठीक है। टोटल शेयर कितना हो जाएंगे, टोटल शेयर हो जाएंगे 12,500 नहीं पर 1,250 हो जाएगा, ठीक है। तो 47500 डिवाइड बाई 1,250 ये हो गया हमारा 38 रुपये। तो शेयर की प्राइस देखो 40 से हो गई 38, ये राइट इशू आने के कारण, ठीक है। अब देखो आफ्टर राइट जो है शेयर का अमाउंट हो जाएगा 38। अब राइट शेयर 30 विच विल मेक शेयर प्राइस 38, तो राइट शेयर आपको 30 में दे रहे, वो राइट शेयर जैसे ही 30 में दिया आपकी शेयर की प्राइस होगी 38। तो आप क्या करोगे, राइट को जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप राइट को एक्सरसाइज करोगे तो आपको तो 30 रुपये देने हैं और शेयर की प्राइस आपकी 38 रुपये हो गई। तो 30 पे लोगे और 38 पे दोगे तो 38 माइनस 30 ये 8 का तुमको बेनिफिट होगा, या 8 का बेनिफिट होगा। तो एक तरीके से ये 250 शेयर्स पे ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो राइट शेयर एट 30 वी विल मेक द शेयर प्राइस 38 मीन्स 8 रुपये, मीन्स वी हैव 4 शेयर देन वी गेन 8 रुपये। जब हमारे पास 4 शेयर होंगे तब जाके हम 8 रुपये कमाएंगे। ये राइट शेयर जो 250 है वो मतलब कि हम 8 रुपये जो कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, वो इसलिए कमा रहे हैं कि क्योंकि मेरे पास 4 शेयर थे तब जाके मेरे को एक राइट मिला है, वो राइट मैंने लेकर राइट बेच दिया है सामने वाले को तो मेरे को 8 रुपये मिले हैं। तो ले दे के ये जो 4 शेयर है इस कारण से मेरे को 8 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो ये है 4 शेयर से 8 रुपये, ठीक है। या तो इस तरीके से जो है तुम्हारा वैल्यू ऑफ राइट वो 2 रुपये आ जाता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट 2 रुपये आ जाता है। या तो तुम ऐसा बोलो कि 4 शेयर पे 8 रुपये है
ठीक है, 4 शेयर पे 8 रुपये है। वैसे अगर 4 शेयर के मैं सेट बेच रहा हूँ, ठीक है, 4 शेयर के अगर मैं सेट देखूँ तो 250 4 सेट के शेयर होंगे, तो ऐसे केस में 250 राइट हो जाएंगे, ठीक है, 250 राइट शेयर है। तो तुम ऐसा समझ लो कि भाई 250 शेयर लेना है तो 8 रुपये, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि मेरे को 4 शेयर के बदले में 8 रुपये मिले हैं, तो हर 4 शेयर के बदले में 8 रुपये मिलेंगे। तो 4 शेयर के अगर हम सेट बनाएं तो ऐसे कितने 4 के शेयर होंगे, 1000 डिवाइड बाय 4, 250 रहेंगे 4 के शेयर। तो अपन ऐसा कर लो 250 इंटू 8 कर लो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि भैया अगर 4 शेयर पे तुमको 8 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 1 शेयर पे 2 रुपये मिल रहे हैं, तो तुम ऐसा कर लो, या तो 1000 इंटू 2 कर लो, ठीक है, क्योंकि आपको पीएम में इस टाइप की चीज़ें दिखेगी, ठीक है। तो आप या तो 1000 इंटू 2 कर लो, 1000 इंटू 2 कर लो तो भी 2000 हो रहा है। वो इस तरीके से जो है तुमको ये बेनिफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम देखें, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ राइट इशू, देखो पहले तो हमने क्या निकाला है, राइट के बाद की वैल्यू, जैसे कि एक्स राइट निकाला, एक्स राइट शेयर निकाला। फिर अपने देखा कि वैल्यू पर राइट शेयर, वैल्यू पर राइट शेयर, ठीक है, और अपन बोल सकते हैं वैल्यू पर शेयर, ठीक है। वैल्यू पर शेयर मतलब वही 1000 इंटू 2, ठीक है। वो वैल्यू पर राइट शेयर इसमें होगा 250 इंटू 8। एक्स राइट शेयर आपका हो जाएंगे 38, ठीक है। अब जो है इफेक्ट ऑफ राइट शेयर ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, तो देख लेते हैं कि पहले मेरे पास जो है 1000 शेयर थे, 40 रुपये वैल्यू थी, तो 40,000 के शेयर थे, ठीक है। अब राइट अगर एक्सरसाइज करा है, जब एक्सरसाइज करा है, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सरसाइज करने के बाद की जो है वैल्यू वो तो क्या हो गई है, 1000 इंटू 38,000, ठीक है। ये एक्सरसाइज करने के बाद की वैल्यू है। जब मैंने एक्सरसाइज किया है तो 1000 इंटू 38 है, तो 250 इंटू 38 में तो होगा, क्योंकि एक्सरसाइज कर लिया है तो 1250 हो जाएगा ना, इंटू 38, तो 1250 इंटू 38 तो 9500, ठीक है। पर ये 250 में बेचने के लिए उसको 30 में खरीदना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो 250 आपने इसलिए बेचा है तब, क्योंकि आपने 250 पहले 30 में खरीदा था, तब जाके आप 38 में बेच पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 40,000, ठीक है। ये हो गया जब मैंने एक्सरसाइज करा। अब एक होता है कि वॉट इफ राइट टू एक्वायर शेयर एट चीप प्राइस सेल, ठीक है। अगर आप राइट को सेल कर रहे हो, राइट ही सेल कर रहे हो, तो ये 1000 का 1000 ही रहेगा। 1000 को 38 से मल्टीप्लाई करो तो 38,000 प्लस राइट सेल के प्रोसीड। तो राइट सेल के प्रोसीड क्या है, इसके 250 शेयर बनते थे, इसके 250 शेयर बनते थे, इतने इसने किस में बेचा, इसने 8 में बेच दिया, तो 2000 इधर हो गए, तो हो गए हमारे 40,000। मतलब कि इसके पास अब कुछ भी, इसके पास जो है देखा जाए तो 1000 शेयर ही रखे हुए रहेंगे इसके पास। जब 1250 शेयर भी हो जाए तो भी तुम्हारे पास वेल्थ 40,000 ही है। जब 1000 शेयर ही है तब भी तुम्हारे पास वेल्थ 40,000 ही है, मतलब कि वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आता। फिर अगर हम देखें, अगर शेयर होल्डर ने इग्नोर कर दी प्राइस को, सॉरी, अगर शेयर होल्डर बोले कि इग्नोर करो, राइट इशू इग्नोर करो, तो क्या इग्नोर करके क्या मिलेगा तुम्हारे पास 40 के शेयर थे, तुम्हारे पास 1000 शेयर है, पहले तुम्हारे पास 40 के शेयर थे, अब वो 38 के शेयर हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको 2000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये होगा। तो ये तरीका होता है। जैसे हम देखें तो राइट इशू करा है तो आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे। अगर आपने एक्शन ले लिया तो सिंपल से आपके 1000 के शेयर 1250 के शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा। वही है कि 12.5 शेयर हो जाएंगे, पर वो 250 शेयर तुमने परचेज भी तो करे, तो राइट पेमेंट भी माइनस होगा। अगर आप सेल कर देते हो तो तुम्हारे 1000 के शेयर इधर 1250, इधर 1000 के शेयर 1000 के ही रहेंगे। वैल्यू तो ऑल टाइम 38 हो जाएगी राइट के बाद। तुम नहीं लोगे तो कोई दूसरा लेगा, ठीक है। तो आपने राइट को सेल कर दिए तो 1000 के 1000 देंगे, और राइट, अब आपने राइट को सेल कर दिया, मतलब कि राइट इशू आपका 250 थे, तो आपने 250 इंटू 8 जो है, और आपने इसको बेच दिया। तो ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम जो है 2 क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि ABC लिमिटेड शेयर करंटली सेलिंग एट 13%। तो ABC लिमिटेड है वो करंटली जो है शेयर 13 रुपये पे बेच रहा है, 10 लाख शेयर। तो 10 लाख शेयर है, 13 रुपये पे है। फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 लाख टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज द एक्साइड प्राइस ऑफ शेयर एंड द वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है, वो तो निकालेंगी। इफ द फर्म ऑफर 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, ठीक है। तो अगर आप जो है
1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, तो आप एक तरीके से आप दे रहे हो 5 लाख के राइट। ठीक है, एक तरीका होता है कि भैया आपने जो है 2.5 लाख के शेयर बेच दिए। हाउ डज द शेयर होल्डर वेल्थ चेंज फ्रॉम 1 to 2? ठीक है, अब देखो समझो कि आपने जो है आपको पैसे रेस करने ना, तो आपने 5 लाख से पैसे रेस करे, तो आप 5 लाख शेयर इशू करके अगर आप करोगे, ठीक है, तो ऐसे कितना 4 रुपये पे दोगे, और अगर 2.5 लाख शेयर इशू करके करोगे तो 8 रुपये पे दोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हाउ डज द शेयर होल्डर वेल्थ चेंज फ्रॉम 1 to 2? ठीक है, फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, कि अगर आपने पहले करा तो आपके चेंज क्या हुआ और दूसरे में आपका चेंज क्या हुआ। हाउ डज द राइट इशू इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, हमारी एक्स राइट प्राइस निकालते हैं पहले कि यार देखो 10 लाख शेयर थे, 13 रुपये का भाव था। अब 5 लाख शेयर है, 4 रुपये का भाव है, टोटल 15 लाख है। तो एक तरीके से जो है वैल्यू एक्स राइट प्राइस अब क्या हुई, तो जो है हमारा राइट की बात की वैल्यू अगर हम देखें 10 रुपये हो गई। मतलब तुम देख रहे हो ना कि 13 रुपये का शेयर अब 10 रुपये का हो गया। अब हम वैल्यू ऑफ राइट निकाल लेते हैं। मतलब ये जो हमको ये जो 3 रुपये का अगर हम देखें यूँ, एक राइट शेयर होल्डर क्या करेगा, एक राइट शेयर होल्डर ये करेगा कि यार वो 4 रुपये में जो राइट है उसको परचेस करेगा और 10 रुपये में बेच देगा, तो एक तरीके से उसको 6 का बेनिफिट हो जाएगा। अब ये जो 6 का बेनिफिट हुआ उसको, ठीक है, ये 6 का बेनिफिट कितने पे हुआ, ये जो उसको शेयर का बेनिफिट हुआ, ये जो 6 का बेनिफिट हुआ, ये इसको तब हुआ जब उसके पास 2 शेयर थे, 2 शेयर थे, तब जाके वो एक राइट ले पाया है, उसको परचेस करके सेल करके बेनिफिट ले पाया है। ठीक है, तो राइट से बेनिफिट जो ले पाया है उसके पीछे 2 शेयर्स का हाथ है। ठीक है, तो 2 शेयर पे 6 है, तो 1 शेयर पे 3 रुपये, मतलब कि राइट की वैल्यू 3 रुपये। ठीक है, तो हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ राइट या तो आप 6 रुपये बोलो 6 रुपये बोलो, पर जब आप 6 रुपये बोल रहे हो तो आपको ये बोलना पड़ेगा क्या ये 2 शेयर का है 6 रुपये। ठीक है, ऐसा बोलो। तो या तो आप ऐसा बोलो कि 2 शेयर का 6 रुपये है, या आप ऐसा बोलो एक राइट का 6 रुपये है, पर एक शेयर का तो 3 रुपये ही है। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को शेयर से तोलते हो, तो अगर आप देखो कि यार तुमको ये जो तुमने कमाया है, ठीक है, उसके पीछे पीछे 2 शेयर्स का हाथ है। ठीक है, तो एक शेयर का निकाल लो। तो जैसे इधर था कि भैया तुमने 8 रुपये जैसे कमाए हैं, तो 8 रुपये कमाने के पीछे 4 शेयर का हाथ है, तो या तो 2 रुपये पर शेयर बोल दो, या तो 8 रुपये ऑफ 4 शेयर बोल दो। अब 4 शेयर को कन्वर्ट करके आप ऐसा बोल सकते हो 8 रुपये पर राइट। इस तरीके से आपने देख लिया। पर रही बात आती है जब 4 शेयर इशू कर रहे हैं फॉर 1, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो देखो ऐसे केस में समझते हैं। अब देखो वही सिंपल सी बात है कि जो है शेयर की प्राइस हमको निकालनी है, तो 10 लाख इंटू 13 प्लस अब जो है राइट शेयर कितने हैं 2.5 लाख है, और 2.5 लाख को जो है कितने पे दे रहे हैं ये शेयर, फंड रेस करना ना, तो 20 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख, ये हो गया हमारा 8। तो 2.5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय हमने करा 12.5 लाख, तो कितना हुआ 10 लाख इंटू 13 130 330 हो गया, डिवाइड बाय 12.5 330 नहीं 150। ठीक है, तो 150 डिवाइड बाय 12.5, इस तरीके से तुम्हारा जो है 12 रुपये आया। तो 13 की जगह वो गई वैल्यू 12 रुपये। अब समझो वैल्यू ऑफ राइट निकालना है, तो वैल्यू ऑफ राइट क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, ये जो 12 रुपये है, ये तुम एक राइट वाला क्या करेगा, एक राइट वाला ये करेगा कि वो 8 रुपये पे शेयर लेगा, वो 12 रुपये बेच देगा, तो एक राइट से उसको 4 रुपये मिलेंगे। अब जो 4 रुपये एक तो अपन बोल सकते हैं 4 रुपीज़ पर राइट। ठीक है, अब ये जो राइट मिला है इसके पीछे बैकअप कितने का, इसके पीछे बैकअप है 4 शेयर का, वो 4 शेयर थे तब जाके ऐसा हुआ है, तो 1 रुपये पर शेयर बोल दो आप। तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा 4 रुपये पर राइट या 1 रुपये पर शेयर। ठीक है, या 4 रुपये पर राइट, और राइट क्या है 4 शेयर का, तो 4 रुपये पर 4 शेयर ऐसा बोल दो आप। ठीक है, इस तरीके से था। अब कैलकुलेट इफेक्ट ऑफ राइट, तो इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन द वेल्थ, इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन द शेयर होल्डर वेल्थ हु इज होल्डिंग से 100 शेयर। अब जो जैसे कि 100 शेयर होल्ड कर रहा है, उसने जैसे कि जब राइट एक्सरसाइज करे होंगे, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू, तो उसके शेयर्स की वैल्यू आफ्टर राइट इशू, तो ऑब्वियस सी बात है 1000 शेयर है तो उसको 50 और मिल गए होंगे 150, और 150 शेयर जो है उसकी वैल्यू अब 10 रुपये हो गई है, तो 1500 उसको मिले। ठीक है, पर अब ये जो है उसके लिए आपको जो 50 रुपये के लिए पे भी तो करना पड़ा 4 रुपये, तो 200 रुपये निकले भी, तो आपके पास 1300 है, और 1300 वैल्यू पहले भी थी,
अगर आप देखें तो 100 शेयर थे, 13 रुपये की पहले वैल्यू थी राइट के पहले, ठीक है। दूसरा है कि व्हेन फर्म ऑफर 1 शेयर फॉर 4 शेयर, ठीक है, तब भी राइट एक्सरसाइज होगी ना। तो आपके पास 100 शेयर है तो आपके पास 125 शेयर हो जाएंगे, 125 शेयर हो जाएंगे। 125 शेयर को 12 से मल्टीप्लाई किया एक्स राइट प्राइस से, तो जो हो गया हमारा 12 रुपये, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 12 रुपये हो गया, तो ठीक है। और साथ ही साथ इन 25 शेयर को परचेस करने में रुपए भी तो लगे हमारे, हमने 8 रुपये भी तो पे करे, तो ये जो है 200 रुपये, तो ऐसे करके 1300 रुपये हो गया। और वेल्थ ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू भी 1300 था, तो वेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं आता है, नो चेंज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। फिर आती बात क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस की, वो भी देख लेते हैं। तो देखो समझो कि एक टाइमलाइन निकाल के रखी है, एक लास्ट इंटरेस्ट आपको पे करके रखा है मार्च में। अब जो है आप बॉन्ड में ट्रेड कर रहे हो और 30 जून को आपने बॉन्ड में ट्रेडिंग करी, ठीक है, मतलब आपने बॉन्ड बेच दी, और जो है मार्च के बाद अब इंटरेस्ट मिलेगा सितंबर में, तब बॉन्ड में आपने बेच दिया है, तो जिसको गया है कायदे से, जिसको होल्डर है उस होल्डर को इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो या तो एक तरीका, या तो एक सिंपल सा तरीका कि वो सामने वाले को मिल जाएगा तो आप उससे रिकवर कर लो, ठीक है, या तो एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब आप सोल्ड कर रहे हो तभी आप एक एडिशनल प्राइस चार्ज कर लो, तो प्राइस हाई कर लो ताकि बाद में रिकवरी करने के नाटक नहीं रहे, तब एडिशनली प्राइस हाई कर दो। क्या 3 महीने का इंटरेस्ट मेरा है, क्योंकि 3 महीने में मेरे पैसे फंसे हुए थे। तो जो आप प्राइस हाइक करते हो, ठीक है, तो क्लीन प्राइस आप इंटरेस्ट एक्रूड करके इसके एक डर्टी प्राइस कैलकुलेट करते हो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखो, जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें तो बैंक एंटर अ रीपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% GOI बॉन्ड। तो GOI बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रीपो करा, मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपने शॉर्ट टर्म जो है बेचा है, तो शॉर्ट टर्म बेचा है तो आपको पैसे मिले होंगे, ठीक है। तो आपने शॉर्ट टर्म क्या बेचा, 10% GOI बॉन्ड, ठीक है, एट 5.65, ठीक है, और 8 करोड़ में बेचा है, तो जाके आपको 8 करोड़ मिले हैं, ठीक है। क्लीन प्राइस है जो है बेचने का जो प्राइस है वो 99.42 है। सो जो है क्लीन प्राइस 99.42 है और इनिशियल मार्जिन 2% है। अब इनिशियल मार्जिन 2% है तो समझो, एंड डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 262 डेज है। इनिशियल मार्जिन 2% है और डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 262 है, तो एक्रूड इंटरेस्ट 262 डेज का है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई जो है 10% GOI बॉन्ड है, ठीक है, तो 8 करोड़ की बॉन्ड है ना, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप, भाई 100 रुपये, क्लीन प्राइस 99.42 है, 100 रुपये का आपका जो है 100 रुपये पे 10% जो है आपका इंटरेस्ट है, तो 10 रुपये आ गया, ठीक है। ये 10 रुपये इंटरेस्ट आया, इंटू करा 262, क्योंकि 262 डेज डिवाइड बाई 360, जैसे करके 7.27 आया, तो 99.42 प्लस 7.27, इस तरीके से 106.70 आया अपना डर्टी प्राइस, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा और 106.70 जो है हमारा डर्टी प्राइस है, राइट। तो अगर हम फर्स्ट लेग की बात करें तो फर्स्ट लेग की ये बात करें कि नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। आप जो है सिंपल से बात है, आप समझो कि बैंक एंटर कर रहा है डिपो में बैंक बी के साथ 10% GOI बॉन्ड में 5.65% पे, तो वो 14 डेज़ का इंटरेस्ट 5.65% रहेगा फॉर 8 करोड़। तो ये 8 करोड़ माना कि ये फेस वैल्यू 8 करोड़ है, मतलब कि सिंपल सी बात है, मतलब 8 करोड़ जो है 2 4 6 7, ठीक है, डिवाइड बाय अगर हमने करा 100 तो वो हमारा 8 लाख को हमने जो है मल्टीप्लाई किया 106.70 पे, तो 8 करोड़ 53,60,000 ऐसे करके वो चीज़ें आ रही है, ठीक है, ये रहेगा। तो जो है अगर आप देखें कि आप 8 करोड़ के बॉन्ड दे रहे हो तो एक तरीके से आप ये मानो कि भैया आप वो फेस वैल्यू के दे रहे हो, आप डर्टी प्राइस, आप एक्स्ट्रा अमाउंट अभी ले लो क्योंकि बाद में जो है उस पर रुपये मिलेंगे इंटरेस्ट के और आप उससे रिकवर करोगे, पर आप पहले ही एक्स्ट्रा आप इधर चार्ज कर लो, ठीक है। तो 8 करोड़ 36,52,000 के पहले जो है जब आपको पैसा आएगा तो फिर वही बात है ना कि 2% इनिशियल मार्जिन कट जाएगा, तो एक तरीके से आपको इतने मिलेंगे रुपये, 8 करोड़ 36,53,000 ये आपको रुपये मिले। अभी जो आपको रुपये मिले, सिंपल सी बात है, जो आपको रुपये मिले हैं इस पर आप जो है कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, 14 दिन का अपना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आप रिपेमेंट कर दोगे। तो इनिशियल मार्जिन की अगर हम बात करें
इनिशियल मार्जिन ध्यान रखो, इनिशियल मार्जिन जो है वो सेल पे लगता है, ठीक है। तो सेल कर रहे हैं बॉन्ड को टू रेज मनी, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन ओवर किया है, ठीक है। ये क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस के रिस्पेक्ट में भी होता है कवर। अब थोड़ा सा जो है हम ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी देख लेते हैं, राइट। तो चलो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की हम अगर बात करें तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, नो पैट माइनस KO इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या है, नो पैट माइनस KO इंटू एवरेज जो है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो नो पैट माइनस KO इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो समझो नो पैट माइनस KO इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नो पैट जब निकलता है तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है। तो EBIT में इंटरेस्ट माइनस मत करना, डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना, तो नो पैट हो जाएगा। तो नो पैट में वो प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है वो नहीं लेते हैं, और जो हमारी नॉन ट्रेड इनकम है क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, तो नॉन ट्रेड इनकम नहीं लेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस ये सब चीज़ें नहीं लेंगे, ठीक है। KO इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला एक और है कि इनकम अर्नड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू टोटल इन्वेस्टमेंट। इनकम अर्नड इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो नो पैट की जगह बोल दिया इनकम अर्न, KO की जगह बोल दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह टोटल इन्वेस्टमेंट बोल दिया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट में सब ले लेंगे, वर्किंग कैपिटल, PPE, असेट इनफैक्ट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स वो भी ले लेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि जब एवरेज की बात करके रखे तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 देख लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड में सारे लाइबिलिटी साइड से चलेंगे कि भैया इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब ले लेंगे। बस वही P&L, डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस, फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर हम जो है माइनस करेंगे। KO की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि KD को तो 1 - T करना ही पड़ेगा, ठीक है। KD को तो 1 - T करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जो है KD को 1 - T करना पड़ेगा। KE हम जो है CAPM मॉडल से निकाल सकते हैं। KE का एक और तरीका है D1/P0 + G, जो अपना वो गॉर्डन ग्रोथ फॉर्म जो का फॉर्मूला है, जिसमें P0 का फॉर्मूला होता है D1/KE - G, है ना वही। KP में जो डिविडेंड है उसमें कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऐड हो जाता है। अब आती बात कि क्वेश्चन 59 था, ओके, उसमें वो मार्केट वैल्यू एडेड के रिस्पेक्ट में समझाते हैं। वो मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है कि देखो अगर आपने इक्विटी शेयर को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया तो जो वैल्यू आ गई वो मार्केट वैल्यू है, वो माइनस बुक वैल्यू करोगे तो बुक वैल्यू में आप इक्विटी शेयर लोगे जो बुक्स में है और रिजर्व एंड सरप्लस लोगे, समझ रहे हो। तो बुक वैल्यू में आप रिजर्व एंड सरप्लस एक्स्ट्रा लोगे, ठीक है। तो वो डिफरेंस जो आएगा वो मार्केट वैल्यू एडेड आएगा। तो MVA निकाल रहे हैं हम, EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है। तो अब ये जो नोपैड निकालने का तरीका था इसको हमने जो है ये देखो, अगर हम देखें तो EBIT में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, इंटरेस्ट माइनस नहीं करना, क्योंकि आपने अगर आपने इंटरेस्ट माइनस करके टैक्स माइनस किया है तो वो आपकी जो है इनकम हो जाएगी टैक्स नहीं, सॉरी EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करा आपने तो वो हो जाएगी EBIT अपनी होती है ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट माइनस किया तो PBT हो गया, वो आपकी हो गई टैक्सेबल इनकम, इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। और हमको PBT नहीं निकालने का है, हमको नो पैट निकालने का, मतलब कि सिंपल सा होता है, हमको पैट नहीं निकालने का, हमको नो पैट निकालने का, ठीक है। उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो पैट आएगा, ठीक है। और ये प्रेफरेंस डिविडेंड है तो फिर ऐसे में जो है अर्निंग फ्रॉम इक्विटी आएगा, तो नो पैट है। या अगर बोल के रखे क्वेश्चन में नेट इनकम आफ्टर टैक्स, तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स मतलब वही ना, इनकम की जगह प्रॉफिट बोल दो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुना बोला है, पैट बोला है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का। अब EVA डिविडेंड होता है, तो जो EVA है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो तो EVA डिविडेंड होता है। तो इस पर जो है कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन 60 और क्वेश्चन 61 हम वो देखते हैं। देखो एक नो पैट निकालने का ये भी तरीका है कि पैट दे के रखा है ना, तो उसमें इंटरेस्ट 1 - T ऐड कर लो तो वो भी नो पैट आ जाएगा, ठीक है। तब भी आ जाएगा नो पैट, ठीक है। बस अब ये है कि इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करके ऐड कर लेने का, ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 58, 59 और 60 ये 3 क्वेश्चन हम जो है देख लेते हैं, ठीक है। इससे हम जो है प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, EVA कैलकुलेट कर लेते हैं 58, 59, 60 से, ओके। सो हम जो है ये कैलकुलेट करते हैं कि डेल्टा लिमिटेड की करंट फिनेंशियल ईयर इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट नेट इनकम एस 15 लाख, देखो ये नेट इनकम बता रहा है, ठीक है, 15 लाख। ये PBT हो सकता है, PAT हो सकता है, अब देखना पड़ेगा क्या है। नेट इनकम बोला है, नेट इनकम आफ्टर टैक्स नहीं बोला है, ठीक है। ये 15 लाख है। डेल्टा मार्जिनल टैक्स रेट है, टैक्स जो है वो 40% है। इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट फॉर द ईयर वॉज 15 लाख, ठीक है। अब द कंपनी हैज़, अब बोल के क्या रखा है कि कंपनी, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 15 लाख है, कंपनी हैज़ 1 लाख इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल जो है इनकी 1 लाख है,
आउट ऑफ विच 60% डेप्ट है, ठीक है। इन एडिशन डेल्टा ट्राइज टू मेंटेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.6%, ठीक है। कंप्यूट दी ऑपरेटिंग इनकम और ईबीआईटी। देखो ऑपरेटिंग इनकम और ईबीआईटी इन द करंट ईयर। सबसे पहले तो ये इसने आपको बोला कि आप ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी आप कैलकुलेट करो। तो सिंपल सी बात, आप कैलकुलेट कैसे करोगे? इधर जो नेट इनकम बोला है, ये नेट इनकम जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो नेट इनकम इनके पैट की बात कर दी है। पैट की बात करिए, नेट इनकम क्वेश्चन में नेट इनकम देके रखा है, मतलब क्वेश्चन में देके रखा है पैट। तो ये पैट है, ये पैट जो है वो 60%, ठीक है। मैं ये मतलब कि ये 60% है ना, तो आपका जो पीबीटी आ जाएगा, आपका पीबीटी क्या आ जाएगा? आपका पीबीटी आ जाएगा 25 लाख, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट माइनस करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ईबीआईटी, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है आपका 15 लाख, तो 25 में 15 लाख ऐड करो तो ईबीआईटी आ जाएगा हमारा 40 लाख, ठीक है। तो ये तो ईजी था, राइट। फिर उसके बाद बात आती है कि व्हाट इज डेल्टा लिमिटेड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फॉर द करंट ईयर। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है डेल्टा लिमिटेड का? तो सिंपल सी बात है, आपने ईबीआईटी कैलकुलेट किया 40 लाख, ईबीआईटी में से आप जो है इंटरेस्ट माइनस रहने दो, ईबीआईटी के बाद आप डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। तो आपने क्या है कि ईबीआईटी में से अगर हम देखें डायरेक्ट आपने टैक्स माइनस कर दिया, ठीक है। तो 40 लाख का जो है टैक्स माइनस कर दो तो 24 लाख आता है, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे? ईबीआईटी मतलब ये हो गया हमारा ईबीआई नो पैट हो गया, और इसमें से आप जो करोगे केओ इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब केओ इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अब समझो केओ क्या है? 12.6, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.6 है। 12.6 इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, दे के रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए 1 करोड़ है इनफैक्ट। तो 1 करोड़ इंटू 12.6, 1 2 4 6 7 इंटू 12.6%, तो 12,60,000, ठीक है। तो 12,60,000 माइनस किया तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 11,40,000 आया। तो 11,40,000 इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आया, तो ईवीए डिविडेंड 11,40,000 डिवाइड बाय जो है अगर हम देखें तो ये 2.5 लाख है, ठीक है। तो 4.56 ईवीए पैकेज, ईवीए डिविडेंड। तो इफ़ डेल्टा लिमिटेड डज नॉट पे डिविडेंड, अगर डेल्टा लिमिटेड डिविडेंड पे नहीं करेगा तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो जाएगी। आप डिविडेंड पे नहीं करोगे, आप रखोगे, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, हायर ग्रोथ होगी, हायर ईबीआईटी होगा, ईबीआईटी हायर होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म ऑब्वियसली और इंक्रीज होगी। तो हमारा ईवीए कैलकुलेट हुआ। अब देखो एक और चीज़ देख रखिए, द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू एक्सपायर्ड इनकॉर्पोरेशन इंगेज इन द सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस, ठीक है। तो फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू एक्सपायर्ड इनकॉर्पोरेशन जो इंगेज है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस में एज ऑन 31 दिसंबर 2010। अब ये हो गया हमारा इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी, तो ईबीआईटी आया, ईबीआईटी से मैं इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी आया और टैक्स माइनस किया, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, बैलेंस शीट दे के रखिए। अब विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग असम्पशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है भैया? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है कि नो पैट निकालो, ठीक है, नो पैट माइनस केओ इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब समझो कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में आपको नो पैट निकालना पड़ता है। इधर तो डायरेक्ट जो है पैट ही देख रखते हैं। ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर दो ना, 180 में से अगर हमने 35% माइनस किया तो 117 आया, ये हो गया 117 आ गया, ये हो गया हमारा नो पैट, ठीक है, ये नो पैट है। अब नो पैट माइनस केओ इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो केओ इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो केओ क्या है? अगर हम देखें तो केओ क्या है? केओ है हमारा 12%, ठीक है। तो केओ है हमारा 12% इंटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो कैसे निकालेंगे? सिर्फ इसमें इक्विटी स्टॉक देके रखा है 100 और रिजर्व एंड सरप्लस देके रखा है 325, 180 ये भी देके रखा है, तो कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो। 100 प्लस 325 प्लस 180, 605 आया, ठीक है। क्या 605 आ रहा है क्या? तो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ है ये, ठीक है। अगर आप देखो तो ईबीआईटी में से टैक्स माइनस किया, नो पैट आया, नो पैट में से जो है कैपिटल एम्प्लॉयड की कॉस्ट माइनस कर दी 72.60, और 72.60 वही 605 इंटू 12% आया, ये हमारा आया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब मार्केट वैल्यू एडेड की बात करें तो मार्केट वैल्यू एडेड की बात करो तो अगर आप देखें तो भाई 10 मिलियन शेयर है, 10 मिलियन शेयर है और शेयर ऑफ द कंपनी 50 ईच है, तो हमारा हो गया 500 मिलियन। अगर देखें इसे तो 500 मिलियन हो गया। पर अगर मार्केट वैल्यू एडेड तो उसमें बुक वैल्यू आप माइनस करोगे ना, बुक वैल्यू में इक्विटी 10 मिलियन है, रिजर्व एंड सरप्लस 325 है, तो हो गया 10 है, इक्विटी 10 मिलियन के शेयर है इंटू 10, तो इक्विटी 100 मिलियन है,
कैसे करके 425 हो जाता है। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं हम हर्बल ज्ञान के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि हर्बल ज्ञान लिमिटेड इज़ अ स्मॉल बट प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर, ये छोटा है पर प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर है, और ब्यूटी कॉस्मेटिक यूजिंग द प्लांट एलोवेरा। ये कोई हाईटेक बिजनेस नहीं है। हर्बल अर्निंग हैव एवरेज अराउंड 12 लाख आफ्टर टैक्स, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब पैड बोल रहा है ये, ठीक है। लार्जली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ पेटेंटेड ब्यूटी क्रीम, क्योंकि ब्यूटी क्रीम इसकी है, ठीक है। अब पेटेंट हैज़ 8 ईयर्स टू रन, अगर पेटेंट हैज़ 8 ईयर्स टू रन, 8 साल तक चलेगा। हर्बल हैज़ बीन ऑफर्ड 40 लाख फॉर द पेटेंट राइट। हर्बल असेट इंक्लूड 20 लाख ऑफ वर्किंग कैपिटल, 80 लाख ऑफ पीपी। तो हर्बल असेट में 20 लाख वर्किंग कैपिटल के है और 80 लाख पीपी के हैं, ठीक है। पेटेंट जो है हर्बल की बुक्स में शो ही नहीं हो रहे, ये जो 40 लाख के पेटेंट है ना, ये हर्बल की बुक्स में शो ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो सपोज हर्बल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या हुआ। तो अगर हम देखें तो भाई 40 जो है पेटेंट राइट है, वो जो ऑफर ही नहीं हुए हैं, मतलब कि वो बुक में इंक्लूड ही नहीं है, तो हमने 40 साथ ही साथ अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल के 20 और 80 जो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ठीक है। तो 80 + 20 + 40 तो 140 है। 140 जो है हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल इन्वेस्टमेंट का जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमने बात करी थी कि इनकम और माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू टोटल इन्वेस्टमेंट, तो जो 140 है हमारा, तो 140 इंटू जो है 15% किया, ठीक है, तो 21 आया। तो इनकम अर्न कितना है, इनकम अर्न की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो दे के रखा है इसमें 40 लाख दे के रखा है। तो इनकम अर्न क्या है, पैड बोले हम, तो डायरेक्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स ही उन्होंने लेते हैं, नो पैड की बात ही नहीं कर रहे हैं, पैड की बात कर रहे हैं। तो 12 लाख में से हमने ये जो है माइनस कर दिया 21 लाख। इस तरीके से जो है 9 लाख हमारा नेगेटिव EVA आया। तो इस तरीके से जो है हमने EVA भी जो है समझ लिया है, ठीक है। चलो अब हम जो है फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म और फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी एक बार देख लेते हैं। देखो कैश फ्लो बेस्ड मॉडल की अगर हम बात करें, ठीक है, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल की अगर हम बात करें तो फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म, फ्री कैश फ्लो फर्म के लिए, ठीक है, वो फर्म के लिए है। फिर फर्म जो है आगे अपने डेप्ट में और अपने लॉन्ग टर्म लोन में जहाँ से भी उसको फाइनेंस होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पर सबसे पहले फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकालो, ठीक है। डिस्काउंट रेट फ्री कैश फ्लो फर्म में जो है KO होता है, और वैल्यू ऑफ फर्म जो है उसको हम बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे होता है फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म। तो देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो हमने चलो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हमने माइनस किया। अब इंटरेस्ट तो माइनस करने से रहे, नो पैड, सिंपल से ज़्यादा हम नो पैड पे आ जाओ। नो पैड में हम जो है डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि नो पैड में डेप्रिसिएशन को ऐड किया, कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट को माइनस किया, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को माइनस किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम कोई सी चीज़ जो है नो पैड में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमने डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करा, क्योंकि हमको फ्री कैश फ्लोज निकालने हैं। सिंपल सी बात है, हमने डेप्रिसिएशन पहले माइनस किया होगा, ये EBIT DA से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। अब डेप्रिसिएशन ऐड करो भैया, डेप्रिसिएशन ऐड करो, और फिर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये हम माइनस करते हैं, ठीक है। इससे हम जो है वैल्यू ऑफ फर्म हम निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि नो पैट है, नो पैट में आप जो है नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो, नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो, या तो ऐसा बोल दो कि डेप्रिसिएशन ऐड करते हो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आप माइनस करते हो, साथ ही साथ आप क्या माइनस करते हो, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन द सेंस कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कि भैया जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ, मतलब कि कैश मैंने किसी को दिया होगा, मेरे को डेटा लेने ना, तो करंट एसेट मेरे बढ़े, मैंने कुछ सेल कर दिया होगा, मेरे डेटा बढ़ गए होंगे, उनसे मेरे को रुपये लेने हैं, तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये वर्किंग कैपिटल तभी बढ़ सकता है जब हमारे यहाँ से कुछ जा रहा हो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में हमको ये बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्म, हमको वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई, तो फ्री कैश फ्लो में, फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म में आप ये समझो कि जो इधर जो होती है बात, भाई इधर जो है फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म में बिना डिस्ट्रीब्यूशन के, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंशियल इक्विटी के डिबेंचर के डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो वैल्यू होती है, इक्विटी में यही बोलते हैं कि इक्विटी के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन के पहले जो है हमारा जो है फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी हमको निकालने का है, डिस्काउंट रेट किए हो और किए ही है, ठीक है। इधर वैल्यू ऑफ फर्म है, और वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस करो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब जो है, अब हम समझते हैं कि नो पैड में से हमने डेप्रिसिएशन ऐड करा और हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस किया, और अगर हमने जो है
इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी माइनस किया। ये जब वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हो इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि हमको नॉन कैश वर्किंग कैपिटल लेने हैं, मतलब कि कल को शॉर्ट टर्म लोन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या बिल्स पेबल ऐसा कुछ दे के रखे तो हमको वो नहीं लेना है, राइट। तो देखो सिंपल सा है कि जैसे कि फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म में हमने नोपैट में, ठीक है, नोपैट में हम जो है डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं। ये जो है इसको हम टोटल मिला के नेट इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन को ऐड करना और कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करना। हम माइनस करते हैं वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज, वो भी हम माइनस करते हैं। इस तरीके से हमारा जो है फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म आता है, ठीक है। अब फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म आ गया। एक तरीका है जो हम इक्विटी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वहाँ पे हम नो पैट में लेते हैं, वहाँ पे हम लेते हैं पैट। पैट में जो है इसमें भी वही डेप्रिसिएशन को ऐड करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस करना, पर ये जो हम कर रहे हैं ये इक्विटी के परसेंटेज जितना कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विटी का परसेंटेज दे के रखे तो इक्विटी के परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और फिर माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी करना ही है, तो वो भी परसेंटेज ऑफ इक्विटी के बेसिस पे। अब कभी कभी इक्विटी का परसेंटेज नहीं दे के रखे, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इक्विटी का परसेंटेज नहीं दे के रखे तो ऐसे केस में आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे। इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट में से बोरोइंग से जो इन्वेस्टमेंट हुआ तो टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस बोरोइंग, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। हम जैसे कि FCFF में नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं, हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट माइनस करना मतलब कि नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करके बोरोइंग को ऐड करना। तो यही करते हैं कि देखो इन्वेस्टमेंट को माइनस किया, बोरोइंग को, इन्वेस्टमेंट को, 1 सेकेंड, हाँ तो इधर साइन का मिस्टेक है कि नेट इन्वेस्टमेंट माइनस करके बोरोइंग ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये जो इक्विटी वाला पोर्शन है ना, इसको हम ऐसा भी शो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इनटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी ये तो हमको माइनस करने का ही है। चलो तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम जो है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 19 दे के रखा है और इसमें हमको निकालने का है वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। वैल्यू ऑफ शेयर समझते कैसे निकालता है, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे के रखा है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी दे के रखा है 290 करोड़, इक्विटी कैपिटल दे के रखा है 1300 करोड़, पार वैल्यू दे के रखा है। तो अगर हम देखें 1300 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है और पार वैल्यू दे के रखा है तो एक तरीके से है 32.5 जो है, अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, ठीक है, ओके। डेप्ट रेशियो दे के रखा है, मतलब डेप्ट फाइनेंसिंग रेशियो गिवन है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट दे के रखी है, और बीटा रिस्क फ्री दे के रखा है, मार्केट रिटर्न दे के रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन देखो पर शेयर सब दे के रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब डेप्ट फाइनेंसिंग रेशियो दे के रखा है तो मन सिंपल सी बात है, इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 19 फिट बैठता है क्योंकि डेप्ट फाइनेंसिंग रेशियो दे के रखा है। अब जो है सिंपल सी बात है, अब हम जो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम देखें नंबर ऑफ शेयर्स तो जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये आपके पास है पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब आती है नंबर ऑफ शेयर की तो हम उसके बाद जो है अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर के बाद हम अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। क्योंकि अर्निंग पर शेयर इसलिए निकाल रहे हैं तो देखो हमको तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है, ठीक है। अब देखो इधर इन्होंने EPS निकाला, ठीक है। अब EPS निकाला, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है सबसे पहले फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ शेयर इन द सेंस कि आप FCFE निकाल रहे हो और जो है FCFE को डिस्काउंट कर रहे हो तो आपका वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। जैसे हम निकालते हैं ना D1/KE-G, वैसे ही FCFE डिवाइड बाय KE-G, ये होता है वैल्यू ऑफ शेयर कैश फ्लो बेस्ड मॉडल में। तो हम FCFE से क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं ना, वैसे ही हमको वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी में क्या डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देना तो वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। या तो ऐसा है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी की जगह आपने EPS, ठीक है, आपने पर शेयर से आप कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर। चलो जो भी है, हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो फ्यूचर जो है FCFE से इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है उससे ही हम निकालते हैं। चलो अब इधर जो है सिंस आपको FCFE ही निकालना है और वैल्यू ऑफ शेयर ही निकालना है, ठीक है, समझो कि इधर हमको पैट पे जाना पड़ता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। इधर प्रेफरेंस शेयर की इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर की कोई बात नहीं करके रखी है, तो हमारा पैट ही जो है इसमें वो पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दिया तो उन्होंने EPS निकाल लिया 8.923। अब इसके बाद जो भी सब चीज़ें हैं, यहाँ से जो चीज़ें हैं वो पर शेयर के बेसिस पे चल रही है। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं यहाँ की वो पर शेयर के बेसिस पे चल रही है, राइट, ठीक है।
तो आपने अर्निंग पर शेयर निकाला, राइट। अब अर्निंग पर शेयर के बाद आप FCFE पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? अब देखो क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, प्रॉफिट दे के रखा है, इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी दे के रखा है, पार वैल्यू ऑफ शेयर्स दे के रखे हैं, डेप्ट रेशियो दे के रखा है। तो अर्निंग पर शेयर के बाद सबसे पहले जो है आप नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर और डेप्रिसिएशन पर शेयर, ठीक है, तो ये देखा जाए तो 12 आता है, ठीक है। अभी जो है 12, ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर 12 है 47 माइनस 39, सिंपल सी बात है, इसका इक्विटी वाला पोर्शन हम माइनस करेंगे। डेप्ट रेशियो हमको देके रखा 27%, तो इक्विटी वाला जो पोर्शन है, इक्विटी वाला पोर्शन हमारा जो है वो 73 हो गया, तो हमने 73% वाला पोर्शन हमने जो है माइनस करा, ठीक है, हमने 73 वाला परसेंट जो है पोर्शन माइनस करा। चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3.45 पर शेयर है, तो उसमें भी 73% जो है माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो है FCFE आ जाएगा, FCFE आ जाएगा, ठीक है, कि हमने सब EPS में से माइनस करा, ठीक है। इसको पर शेयर बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। अब FCFE निकाला, ठीक है, अब FCFE जो है हमारा वो आया 0.5645। अब 0.4645 है तो इंटू 1.08, मतलब कि ग्रोथ ऐड करेंगे तो FCFE 1 डिवाइड बाय KE माइनस G, KE निकाला हमने, उसमें G माइनस कर दिया, तो इस तरीके से हमारा PO आ गया, P0 आ गया। तो ठीक है, इधर जैसे कि लिखा गया है कि भैया जो ये पैड कैलकुलेट किया हमने, जो ये पैड कैलकुलेट करा, राइट, ये जो पैड कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, ये पैड को हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि EPS में EPS करा, फिर हमने जो है एडजस्टमेंट जो है प्लस माइनस करे, वो पर शेयर एडजस्टमेंट है, ठीक है। उस तरीके से हमने जो है FCFE निकाला, और सिंस FCFE निकालने के बाद FCFE 1 प्लस G डिवाइड बाय KE माइनस G करा, ठीक है। चलो ठीक है, सब ने निकाला, इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन ओवर होता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिस्क्राइब करने जैसा कुछ था नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यस लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर नो लिमिटेड, ठीक है, एंड द कैश फ्लो ऑफ यस लिमिटेड एंड द मर्ज एंटिटी आर गिवन बिलो। तो कैश फ्लो ऑफ यस लिमिटेड एंड मर्ज एंटिटी आर गिवन बिलो। तो ये बोला यस लिमिटेड का बता दिया कैश फ्लो, और मर्ज एंटिटी का बता दिया। अर्निंग वुड हैव विटनेस 5% कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट। अगर हम देखें तो अर्निंग वुड हैव विटनेस 5% कॉन्स्टेंट, सॉरी, अर्निंग वुड हैव विटनेस 5% कॉन्स्टेंट ग्रोथ। अच्छा, जी दे के रखा है विदाउट मर्जर एंड 6% विथ मर्जर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है तो 6% विथ मर्जर, ठीक है। अब पॉइंट समझो, ठीक है, सब देखो क्या बोल रहे हैं कि अर्निंग वुड हैव विटनेस 5% कॉन्स्टेंट ग्रोथ विदाउट मर्जर एंड 6% विथ मर्जर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन आफ्टर 5 years इन ईच केस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% दे के रखा है, ठीक है। अब आती है बात तो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन बोथ द कंपनीज, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन बोथ द कंपनीज बिफोर द मर्जर, तो जो नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है बोथ कंपनीज में बिफोर मर्जर, मर्जर के पहले, इज द सेम एंड द कंपनीज एग्रीड एन एक्सचेंज रेशियो 0.5 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम देखें आउटस्टैंडिंग बोथ द कंपनी बिफोर द मर्जर इज द सेम एंड द कंपनी एग्रीड टू एक्सचेंज रेशियो 0.5 शेयर ऑफ यस लिमिटेड ऑफ ईच शेयर ऑफ नो लिमिटेड, ठीक है। अब देखो, और जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देके रखा है 15%, ठीक है, फॉर ईच 1 to 5 ईयर, ठीक है। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर द मर्जर। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर द मर्जर वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड निकालने का है। डेटा पूरा आपके पास दे के रखा है, ठीक है। अब जो है वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड हमको निकालने का है, एज सिंपल एज दैट। अब इधर अगर हम देखें तो भाई कैश फ्लोज दे के रखे हैं आपको पहले से ही। अगर हम देखें तो हमको जो है कैश फ्लोज दे के रखें, ये रहे, ये कैश फ्लोज दे के रखें। करो डिस्काउंटिंग, कैश फ्लो ऑफ यस लिमिटेड दे के रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका है 15%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% है, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाला। और अगर रही बात है, चलो तो ठीक है, हमने कैश फ्लो ऑफ यस लिमिटेड निकाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाला, कैश फ्लो ऑफ मर्ज्ड एंटिटी निकाला, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ मर्ज एंटिटी निकाला, ठीक है। इस तरीके से जो है गिवन डेटा था, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ऑफ यस लिमिटेड हमने निकाला, ठीक है। अब समझो, ये बोल रहे हैं कि 5% कॉन्स्टेंट ग्रोथ है विदाउट मर्जर एंड 6% विथ मर्जर ऑन अकाउंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ऑपरेशन आफ्टर 5 years, कि 5 साल बाद तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो भाई
अगर हम देखें आफ्टर द फोरकास्ट पीरियड, मतलब कि आफ्टर 5 ईयर्स 5% ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो वही है ना कि अब 3 ईयर एंड ऑनवर्ड्स नहीं देख रखा है, आफ्टर बोल के रखा है, तो सिंपल सी बात है, उसको हम पुल आउट करते हैं और जो है कैलकुलेट करा हमारा, तो हमारा आया 3675 लाख, मतलब कि इन द सेंस कि जब कांस्टेंट हो रहा है, तो अगर हम देखें प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो उस पर्टिकुलर कांस्टेंट ग्रोथ की भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू और कांस्टेंट जो ग्रोथ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम देखें मर्ज्ड एंटिटी का भी, तो भी वो 6% है, जैसे 60, तो जो वो भी 6% है, ठीक है। तो उसमें भी जो आखिरी साल का जो कैश फ्लो है, ठीक है, उस पर जो है 6% का ग्रोथ लगा के डिवाइड बाय के माइनस जी करेंगे, तो इसमें भी जो है हम जो है पुल कर देंगे 5th ईयर के पीरियड पे लेकर आ जाएंगे कैश फ्लो को, और हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालेंगे। तो यही करके रखा है कि यस लिमिटेड का कैश फ्लो दे के रखा है, प्रेजेंट वैल्यू दे के रखी है, पूरा कर दिया पहले 5 साल का। मर्ज एंटिटी में भी करके रखा है। अब ये जो है 5वें साल का, ये अगले साल से कांस्टेंट होने वाले हैं, जिसको वैल्यू करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ एलिमेंट ऐड करके, ठीक है, के माइनस जी कर दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ TV5 आया, ये TV5 आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ TV5 इधर भी आया, ठीक है। अब अभी भी जैसे कि अभी अपन ने वैल्यू नहीं निकाली है, अभी तो हम निकलेगी, तो वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड क्या है, पहले 5 साल की डिस्काउंटिंग तो आपने कर ली थी, साथ ही साथ वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ TV5 है उसको भी तो लाओगे P0 पे। तो वैसे ही आफ्टर मर्जर में भी सीन यही है, और इसी तरीके से कैलकुलेट करते हुए सिंपल सी बात है कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया है, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ एक्विजिशन पूछ रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्विजिशन हम क्या बोल सकते हैं, हमने जो एक्विजिशन किया उसकी वैल्यू क्या है। मेरी जो मर्ज्ड एंटिटी थी उसकी जो वैल्यू है वो, अगर हम FF के अकॉर्डिंग देखें तो भाई 5308.47 है, और एंटिटी की वैल्यू तो मेरी 2708 है। तो वैल्यू ऑफ एक्विजिशन एक तरीके से जो डिफरेंस है वो हमारा वैल्यू ऑफ एक्विजिशन है। तो रही बात करें गेन टू शेयर होल्डर, हमने इधर क्या निकाला था, इसके पहले तो कैश लॉस दे के रखे थे हमने। अब जो है गेन टू शेयर होल्डर, अगर हम देखें कि शेयर होल्डर ऑफ यस लिमिटेड को क्या गेन हुआ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो वैल्यू है, जो मर्ज्ड एंटिटी की वैल्यू है, ठीक है, और जो है बाकायदा यस लिमिटेड की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर हम देखें तो मर्ज एंटिटी के जो शेयर्स थे, ठीक है, उसमें हम समझते हैं कि इसमें यश जो है उसका भी पोर्शन होगा। तो एक तरीके से अगर नो का एक शेयर है तो यस का एक शेयर है, तो यस ने 0.5 शेयर और दिए हैं, तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू आफ्टर मर्जर। तो जो वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी थी, जो वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी हमने निकाली है, डिवाइड बाय हमने 1.5 किया, ठीक है, तो पर शेयर की वैल्यू आ गई। तो ये हमारी पर शेयर की वैल्यू आ गई 3538 लैक्स, मतलब हम समझ सकते हैं पर शेयर की वैल्यू इन द सेंस की, हाँ ठीक है, पर शेयर की इधर वैल्यू आ गई। तो शेयर वैल्यू ऑफ यस इन मर्ज एंटिटी, क्योंकि अब सिर्फ यस ही बचा हुआ है, तो टोटल जो है शेयर वैल्यू ऑफ यश इन मर्ज एंटिटी जो है 3538.98 लाख है। कैसे करा हमने, भाई यश के शेयर थे 0.5, उससे 9 को दिए, तो यश के 1.5 हो गए ना, तो टोटल 1.5 की वैल्यू पर शेयर हमने निकाल लिया। अब बिफोर मर्जर क्या वैल्यू थी, बिफोर मर्जर अगर हम देखें तो बिफोर मर्जर हमारी वैल्यू थी 2708, अब हो गई है 3538। तो समझ रहे हो, मतलब कि एक तो होता है हमारा वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन क्या है कि मर्ज एंटिटी की वैल्यू और वैल्यू ऑफ जिसने एक्वायर करा, तो एक्वायर करने के बाद की वैल्यू, एक्वायर करने के पहले की वैल्यू, ये होता है हमारा बीच में डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। दूसरा ये होता है कि जब मैं एक्वायर, अगर हम समझे कि जब मैं वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड जब पुराना था मेरा, ठीक है, तब मेरी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, तब मेरे शेयर होल्डर की क्या रहेगी वैल्यू, और अब जो है मेरे शेयर होल्डर की वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर हम देखें तो अब जो है हमारा जो वैल्यू ऑफ मर्जर है उसमें एक तो यस शेयर का है और 1.5 और 0.5 जो है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 1.5 हो जाते हैं। तो इसलिए डिवाइड बाय 1.5 करके यस वाला पोर्शन हमको लेना पड़ता है, क्योंकि यस का उसमें एक है और यस ने किसी को 1.5 दिए है, तो सामने वाले के 0.5 हो गए, ऐसा। सो इस तरीके से जो है हमने फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी हमने निकाला, ठीक है। फटाफट हमने ये जो है चीज़ों को देखा, ठीक है। फिर आती बात हमारे क्वेश्चन नंबर 47 के, हम वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके,
तो जो है अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड, व्हाट इज expected to grow at a higher rate for 4 years, which after which growth rate will stabilize at lower level। क्या बोला है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ये है, दे के रखी है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ XYZ, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट, ये जो है फॉर 4 ईयर्स तक वो हायर रेट पे ग्रो होगी, और आफ्टर विच ग्रोथ रेट जो है स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। ये FCFF में काम आएगा। BSR इन्फॉर्मेशन देख रखी, रिवेन्यू EBIT देख रखा है, EBIT देख रखा है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन दोनों देख रखे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ हाई ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ देख रखा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ग्रोथ और रिवेन्यू EBIT में देख रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन में भी देख रखा है, उस तरीके से ग्रोथ जो है देख रखा है। और जो है रिस्क फ्री रेट, इक्विटी बीटा, मार्केट रिस्क प्रीमियम करके ये सब चीज़ें देख रखी है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट देख रखा है और डेप्ट इक्विटी रेशियो देख रखा है, मतलब कि रेशियो दे के रखा है, ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें तो फॉर ऑल टाइम वर्किंग कैपिटल 25% है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन देख रखा है और वर्किंग कैपिटल देख रखा है 25% ऑफ रेवेन्यू, और टैक्स रेट देख रखा है 30%। क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है, मतलब FCFF निकालना है और FCFF की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात। चलो, तो हाई ग्रोथ है और स्टेबल ग्रोथ है, हम जो है FCFF निकालते हैं। अगर देखें तो हाई ग्रोथ फेज का अपना जो है KE था, उसका KE हम निकाल सकते हैं, टेबल में दे के रखा है, ठीक है, और KD भी निकाल सकते हैं। तो भैया KD प्री टैक्स दे के रखा है, तो इसको 0.70 करो तो 9.1 हमारा पोस्ट टैक्स आ जाएगा। अब हम जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि FCFF में अगर हम देखें तो हमको कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल चाहिए रहता है। तो ठीक है, निकाल लो। आपके पास रेशियो तो दे के रखा है ना, आपके पास रेशियो तो दे के रखा है ना 1:1, ठीक है। तो 0.5 दे के रखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे के रखा है। यही बात जो है स्टेबल ग्रोथ रेट में दे के रखी है। स्टेबल ग्रोथ में भी तो क्या होगा, KD निकलेगा, KD देख रखा है प्री टैक्स, आप उसको पोस्ट टैक्स करना। डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:3 है, तो 2/5 और 3/5 करते हुए जो है कैलकुलेट करने का है, ठीक है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो देके रखा है, तो 2/5 और 3/5 करके कैलकुलेट करने का है, और आपने जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। ये तो आपने हाई ग्रोथ और स्टेबल ग्रोथ की हमने बात कर ली, ठीक है, और ये 4 साल तक हाई ग्रोथ रहेगा, ठीक है। तो 4 साल तक हमको जो है डिस्काउंटिंग इससे ही करनी है, 13% से करनी है, ठीक है। ये जो डिस्काउंटिंग है वो 13% से करनी है। अब जो है फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकालना है, तो सिंपल सी बात है, फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म निकालने के लिए हमारे पास EBIT देख रखा है, ठीक है। EBIT देख रखा है 300 करोड़, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि भाई EBIT देख रखा है 300 करोड़, ये बेस ईयर इन्फॉर्मेशन है, ये बेस ईयर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो उसके बाद टर्मिनल ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो वही है कि जो 4 साल है तो करो, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। EBIT दे के रखा है, ग्रोथ रेट है वो 20% से जो तुम है अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा रहे हो, ग्रोथ रेट को बढ़ाओ, और तुम्हारा SMA EAT आ जाएगा, ठीक है। अब ये याद रखना कि 622.08 जो है 622.08, ये जो तुम्हारा 622.08 है, ठीक है, 622.08, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, ग्रोथ रेट तुम्हारा 1.09 और इससे तुम्हारा आ जाएगा 678, ठीक है। ग्रोथ रेट 10% है, तो 622.08 इंटू 1.10 करोगे तो आ जाएगा 684, ठीक है। ये तुम्हारा EBIT इधर आ जाएगा, तो ध्यान रखना ये EBIT हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब EBIT है तो EAT निकाल लो, तो नोपैट आ जाएगा, हमको तो वैसे भी नोपैट चाहिए, ठीक है। तो हमने नोपैट निकाल लिया कॉर्पोरेट टैक्स रेट माइनस करके। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी ग्रोथ आ रहा है, तो बेस ईयर की इन्फॉर्मेशन 280 करोड़ दे के रखी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, और डेप्रिसिएशन की भी 200 करोड़ दे के रखी है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो 280 में से हमने 200 माइनस करा, ठीक है, तो 80 आया, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन होगा तो हम जो है अब फटाफट जो है ग्रोथ बढ़ी ना, तो इंटू 1.2 करा तो 96 आ गया, इंटू 1.2 करा तो 115.2 आ गया, इंटू 1.2 करा 138.25 आ गया, इंटू 1.2 करा 165.89 आ गया। तो ये जो है चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है,
इसके बाद ग्रोथ कहाँ हो रही है, इसके बाद बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन। तो उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जितना भी अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन से उतना ही ऑफसेट हो रहा है। मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस जितना करता हूँ डेप्रिसिएशन में उतना ऐड हो जाता है, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, चेंज इन वर्किंग कैपिटल देखिए वो 25% ऑफ रिवेन्यू, तो वो तो 25% ऑफ रिवेन्यू है, तो हमने तो रिवेन्यू भी निकाला, ठीक है, हम रिवेन्यू भी निकाल रहे थे ताकि वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकाले। तो हमको EBIT के ऊपर इसलिए रिवेन्यू लिखा ताकि हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकाल सके। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास EAT दे के रखा है, माइनस कर दो ये, माइनस कर दो हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो 252 में से 96 हमने माइनस करा और हमने 100 माइनस किया, तो हमारा जो है फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म आ गया 56। और ये जो फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म है इसको डिस्काउंटिंग करनी है। अब ये याद रखो कि टर्मिनल ईयर है, परपेचुइटी पे जा रहा है, ठीक है। तो KE माइनस G करने का इधर, ठीक है। तो FCFF जो है अपन ने 56, 80, 56, 67, 80.64 इसको तो अपन ने अच्छी डिस्काउंटिंग करी और अपन ने 217.38 पे लेकर आएगा। और डिस्काउंटिंग किससे करी, वो हमने डिस्काउंटिंग करी है, डिस्काउंटिंग किससे करी है, वो डिस्काउंटिंग हमने 13% से करी है। 13% से इसलिए क्योंकि हाई ग्रोथ रेट पे जो है इस पर जो है हाई ग्रोथ फेज में 13% थी, ठीक है। अब जी जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो तो ऑब्वियस सी बात है, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो तो KD आफ्टर टैक्स होता है उसमें पहले से ही, तो इसमें आफ्टर टैक्स वापस मत करो क्योंकि इसमें KD आफ्टर टैक्स होके रखा है, ठीक है। तो हमने जो है इस तरीके से इसमें बस एंड टाइम पे याद रखना कि टर्मिनल वैल्यू 375.32 है, तो इसमें जो है KE माइनस G होगा। और जो है हम अगर देखें तो टर्मिनल पर जो है G 10% है, तो KE माइनस G 12 माइनस, ठीक है, 10% कर देना। वो इस तरीके से टर्मिनल वैल्यू पे कैश फ्लो आ जाएगा और टर्मिनल वैल्यू पे जो कैश आएगा उसको, ठीक है, डिस्काउंटिंग कर लेने की अपने को, क्योंकि 4 साल से चल रहा है, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया 4 साल का, ठीक है। अगर हम देखें तो वो कहता है ईयर 1 से ईयर 4 पे गया और टर्मिनल वैल्यू 5वें साल की, तो उसको T4 पे लेकर आएंगे और T4 से जो है हम जो है फिर डिस्काउंटिंग करेंगे। T4 से वापस डिस्काउंटिंग करो, वैल्यू ऑफ फर्म तुम्हारी ऐसे आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम समझे हैं कि क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया कि भैया डेब्ट फाइनेंसिंग रेशियो का क्वेश्चन दे के रखे तो हमको किस तरीके से करने का है। तो इधर बात यह है कि इधर डेब्ट इक्विटी रेशियो 1:1 और 2:3 दे के रखा था। इसका यूज़ जो है सिर्फ जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में लगा, ये फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी नहीं पूछा, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो ऑफ इक्विटी पूछते तो फ़र्क पड़ता। तो हमने बाकायदा जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFF निकाला, इसमें हमने पहले 4 साल का निकाला, फिर टर्मिनल वैल्यू का हमने निकाला, फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू वापस टर्मिनल वैल्यू की करी और वैल्यू ऑफ फर्म हमने निकाल लिया। इस तरीके से जो है ओवर होता है, ठीक है। और हाई ग्रोथ फेज़ और स्टेबल ग्रोथ फेज़ देकर रखा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब जो है हम मर्जर एक्विजिशन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।